हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे प्रदर्श प्रश्न है, यानी कि कई सारे प्रैक्टिस पेपर हैं जिनमें हम आपको आज सेट ए कराएंगे। यहाँ पे फास्टेस्ट रिविजन होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी, उसके बाद 2 अंक 3 अंक वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कराएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। तो देखिए सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकासशील परागकणों को पोषण देता है तो कौन पोषण देता है, तो आपको याद रखना है टेपिडम। कौन पोषण देता है? टेपिडम। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है तो किसी भी आवृत्त बीज में भ्रूणपोष कैसा होता है? हमेशा त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो आपको त्रिगुणित यहां पे करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम जो है किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है? तो आपको याद रखना है क्या? 21वें जोड़े के। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा सही, यानी 21वें जोड़े में जब ट्राइसोमी होती है तो क्या होती है कि डाउन सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो कैंसर होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है यहाँ पे कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपको याद रखना है टेक पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम भाग लेता है पीसीआर क्रिया में? टेक पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपको याद रखना है कि सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं कि देखिए मनुष्य में जो वृषण होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पी विपरीत लक्षणों जीन की सांकेतिक कोड क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि ये एलील या विकल्पी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग जो होता है, हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है, यह वायरस यानी कि विषाणुओं के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं? तो अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। लाइकेन किस पौधे का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है सहजीवी पौधे का उदाहरण है। इसके बाद चलिए सत्य असत्य वाले देखते हैं। तो सत्य असत्य में आपको पहला देखना है रजोनिवृत्ति के बाद अंडोत्सर्ग रुक जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि रजोनिवृत्ति के बाद अंडोत्सर्ग रुक जाता है। लाइगेज की यदि हम बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है तो बिल्कुल जोड़ता है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी कहलाते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर है इंसुलिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना है, तो यह असत्य हो जाएगा क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमुलिन मानव निर्मित इंसुलिन है, तो यह बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हम हरे पादप को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है, तो यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि हरे पादप को हम क्या कहते हैं? हरे पादप को हम उत्पादक कहते हैं यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको देखना है सही जोड़ी वाले प्रश्न। सही जोड़ी में देखिए पहला क्या दिया गया है? वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी का आपका क्या हो जाएगा? वैसेक्टोमी का हो जाएगा पुरुष बंध्यकरण, क्योंकि पुरुष बंध्यकरण होती है वैसेक्टोमी। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हो जाएगा बिग बैंग, क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा आपका 1 नंबर, पहला नंबर। फिर इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इंटरफेरॉन प्रतिरोगाणु पदार्थ होते हैं। इकोलाई की यदि हम बात करते हैं तो इकोलाई एक प्रकार के प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं। फिर रेड लिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा जैव विलुप्तता, मतलब जो जैविक संसाधन या आप कह सकते हैं जो जानवर विलुप्त हो गए हैं उनसे संबंधित रेड डाटा बुक जो है ये लिस्ट जारी करती है, जिसे हम कहते हैं रेड लिस्ट। तो इस प्रकार से सही जोड़ी वाले प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है आईयूसीडी का पूरा नाम लिखना है, तो क्या होता है पूरा नाम? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लिख लेना है आपको। अगला है एयूजी कौन सा कोडान है? तो आपको याद रखना है कि प्रारंभिक कोडान या समारंभन कोडान होता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवी द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? तो जैव नियंत्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर यानी कि मोर्टिलिटी कहते हैं। फिर यहां से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है विपुंसन किसे कहते हैं? तो देखिए कोई भी मादा जनक पुष्प है उसमें पुष्पों की जो कलिका होती है, कलिका अवस्था में ही अगर हम पराग कोषों को चिमटे की सहायता से काट करके अलग कर देते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। तो यह आपको विपुंसन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है? तो देखिए असंग जनन की यदि हम बात करते हैं तो यह जनन की एक अलैंगिक विधि होती है जिसमें भ्रूण या संतति का जो निर्माण होता है वो युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं एस्ट्रेसिया जो फैमिली होती है, इसके जो जीव आते हैं या पौधे आते हैं इनमें असंग जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ऐसी प्रजनन की विधि होती है जिसमें आपस में युग्मक किसी प्रकार से संलयित नहीं होते, बिना युग्मकों के संलयित होने के पश्चात ही इनमें भ्रूण या संतति का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखना है। तो देखिए जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप, फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप। 2 इंपॉर्टेंट अंतर तैयार करना है। यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। जो जीन प्ररूपी होता
होता है यानी कि जीनोटाइप होता है, यह जीनों के संगठन को व्यक्त करता है यानी जीन की संरचना को व्यक्त करता है। जबकि फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो यह जीवों के बाह्य आकार यानी बाहरी आकार जीव का कैसा है, किसी भी जीव का बाहरी रंग रूप कैसा है आदि को व्यक्त करता है। तो लक्षण प्ररूप किसी प्रकार से लक्षण को व्यक्त करता है। जबकि जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है, जीनोटाइप जीन का समुच्चय होता है जबकि फिनोटाइप भौतिक अभिव्यक्ति करता है। तो ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुने गए, इससे क्या लाभ हुए, आपको 2 लाभ बताना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनाव के कई सारे कारण हैं और उनके लाभ भी कई सारे। देखिए पहला लाभ तो ये है, या पहला कारण ये है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, अर्थात इसका जीवन काल अत्यंत छोटा होता है जिस कारण से परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है तथा इसमें हम आसानी से स्वपरागण के साथ साथ परपरागण भी करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हिस्टोन क्या है। तो हिस्टोन आपको याद रखना है कि हिस्टोन जो है यह स्पेशली गुणसूत्रों के अंदर पाई जाने वाली एक धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होती है और यह डीएनए के संघनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है स्पेशली, और अमीनो अम्ल जैसे लाइसिन व अर्जिनिन इसमें समृद्ध होते हैं जिस कारण से यह धनावेशित होती है। और यह प्रोटीन 8 अणुओं की एक इकाई के रूप में संगठित होकर हिस्टोन ऑक्टोमर के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हिस्टोन अणु क्या होती है यह आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है एमआरएनए किस प्रकार टीआरएनए से भिन्न है। तो देखिए एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से कहां होता है, केंद्रक में होता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। जबकि यदि हम ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल को यह क्या करता है, कोशिका द्रव्य से लेकर के राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए तक लाने का काम करता है। तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंस या अंतर है, यानी कि दोनों में भिन्नता है। फिर अगला क्वेश्चन है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उनके हानिकारक पदार्थों को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बीओडी कहते हैं। और इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को भी मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से कितना जल प्रदूषित हुआ है, अगर 1 लीटर में हम बात करेंगे तो जो भी सूक्ष्म जीव उपस्थित है उनको, यानी कि जो भी जैविक जीव उपस्थित है उनको तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राथमिक तथा द्वितीयक वहित मल उपचार में 2 अंतर लिखना है आपको। तो देखिए पहला अंतर लिखना है आपको प्राथमिक वहित मल उपचार में कि यह एक भौतिक यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें तैरने वाली अशुद्धियां होती है कई सारी, जैसे रेत मिट्टी कंकड़ आदि छानकर इनको हम निथार कर अलग कर लेते हैं। जबकि द्वितीयक वहित मल उपचार में आप देखेंगे कि यह जैविक प्रक्रिया होती है एक प्रकार की, जिसमें कार्बनिक पदार्थों को क्रमशः वायवीय व अवायवीय अपघटन होता है, मतलब कि क्रमशः जैविक पदार्थ टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इस प्रक्रिया में बीओडी पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्वितीयक वहित मल उपचार के कारण बीओडी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस तैयार करके रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी को संक्षेप में समझाइए। तो बायोपायरेसी का मतलब सीधा होता है कि जैविक संसाधनों का बिना किसी अनुचित या बिना किसी अधिकार के दोहन करना। तो अगर कोई भी जैविक संसाधन है जैसे कोयला पेट्रोलियम आदि जो भी खनिज पदार्थ हैं या जैविक संसाधन है उनका अगर बिना किसी अधिकार के कोई भी कंपनी दोहन करती है या बिना किसी अधिकार के उनका अनाधिकृत उपयोग करती है, उनसे ज्यादा मात्रा में विक्रय करके उनसे लाभ कमाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी आपको याद रखना है कि बायोपायरेसी जो है जैविक संसाधनों की चोरी है जिसमें बिना किसी अधिकार के कोई भी कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय संगठन ज्यादा मात्रा में लाभ कमाते हैं जिससे स्थानीय समुदाय के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो यह भी आपको तैयार कर लेना है कि बायोपायरेसी क्या होती है, इसको आपको संक्षेप में समझाने के लिए डेफिनेट रूप से आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। तो देखिए मृदा में जो जीवाणु उपस्थित होता है एक जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस, इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है वो प्रोटीन के रवे उत्पन्न करते हैं जिसे हम क्राई प्रोटीन या बीटी विष कहते हैं। और जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्राई जीन कहते हैं। और यह प्रोटीन बेसिकली यदि तंबाकू, बडकृमि, अमीकृमि और भ्रगों एवं मच्छरों के लार्वा के लिए विषाक्त भी होते हैं। तो क्राई प्रोटीन जो होते हैं आपको याद रखना है कि क्राई प्रोटीन स्पेशली एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक प्रकार के बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये क्या होते हैं,
उत्पन्न होते हैं या सीक्रेट होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बैसिलस thuringiensis के द्वारा हम इस जीवाणु को या क्राई प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्राई प्रोटीन क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहभोजिता एवं सहपरोपकारिता में अंतर लिखना है आपको। तो सहभोजिता में देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें दो विभिन्न जातियों के जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच कोई शारीरिक क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। मतलब दो जीव आपस में साथ साथ तो रहते हैं, लेकिन उन दोनों जीवों में आपको याद रखना है कि उनके बीच कोई भी शरीर का क्रियात्मक संबंध आपस में नहीं होता है। जबकि सहोपकारिता में यदि आप देखेंगे तो इसमें दो जीव साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आप लाइकेन में देखेंगे कि शैवाल और कवक दोनों एक साथ रह के एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन सहभोजिता में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। तो इस प्रक्रिया में भी सहभोजिता में भी दो जीव भाग लेते हैं, लेकिन दोनों जीव साथ साथ नहीं रहते हैं, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। फिर इसके बाद दूसरा डिफरेंस आप इनमें देखेंगे कि इनमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को आपको यहां पे हानि होती है। तो सहभोजिता में क्या होता है, हमने बताया कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, तो जो जीव भक्षण करेगा उसको लाभ होगा और जिस जीव का भक्षण करेगा उसको हानि होगा। और सहोपकारिता में दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। तो ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद यहां पे पूछा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा आपको देनी है। तो जन्म दर का मतलब क्या है, देखिए कि इकाई समय में अगर कोई भी समष्टि है, उस समष्टि में जो उत्पन्न हो रहे जीव होते हैं, तो उत्पन्न होने वाले जीवों की जो औसत संख्या होती है वो जन्म दर कहलाती है। जबकि मृत्यु दर की यदि हम बात करते हैं तो इकाई समय में किसी भी समष्टि में मरने वाले जो जीवों की औसत संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। और यह किसी समष्टि की संख्या को निर्धारित करने का प्रमुख कारक भी होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैव विविधता किसे कहते हैं। तो देखिए जैव मंडल में पाए जाने वाले जो भी पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, कई प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जंतु, जीव जंतु और अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे कि माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो उनमें जो वेरिएशंस या विभिन्नता पाई जाती है उसे ही हम कहते हैं जैव विविधता या जैविक विविधता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। देखिए यह IUCN, सबसे पहले तो IUCN का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको पहले फुल फॉर्म याद रखना है। तो IUCN के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है एक, जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी विश्व में जितने भी विलुप्त हो रहे प्राणी होते हैं, यानी कि जो प्राणी ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और जो विलुप्त होने वाले हैं, या संकटापन्न स्थिति में जो भी प्राणी होते हैं, या आप देखेंगे कि ऐसे प्राणी जो कि विलुप्त पूरी तरह से हो चुके हैं, उनकी पूरी की पूरी जो आंकड़ा जो है रखती है, मतलब आंकड़ा को एकत्रित करके रखती है, उस पुस्तक को हम कहते हैं रेड डाटा बुक। तो यह IUCN के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक होती है जिसमें विश्व के विलुप्ति का खतरा झेल रही सभी संकटपन्न प्रजातियों की जानकारी होती है। और यह पुस्तक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई थी। यानी रेड डाटा बुक जो है एक प्रकार की पुस्तक है जिसको IUCN ने प्रकाशित किया है। कब प्रकाशित किया है, सबसे पहले 1963 में। और आपको याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, और यह भी याद रखना है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक पुस्तक में पूरे के पूरे संकट की स्थिति में उत्पन्न जो प्रजातियां हैं उनके बारे में विवरण आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपको 3 अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कहां होती है, तो आपको याद रखना है वृषण के अंदर होती है। जबकि अंड जनन की प्रक्रिया आपको याद रखना है कहां होती है, यह होती है अंडाशय के अंदर होती है। दूसरा अंतर आपको यह याद रखना है कि अंड जनन की प्रक्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जबकि शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर आपको याद रखना है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है, और उस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से फिर आप देखेंगे कि 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं अंडाणु जनन की, तो इसमें एक प्राथमिक ओसाइट बनता है, और उस एक प्राथमिक ओसाइट से केवल और केवल एक ही अंडाणु बनता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जो आप अंड जनन की प्रक्रिया देखेंगे तो अंड जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी बनते हैं, एक बार की अंड जनन की प्रक्रिया में 3 पोलर बॉडी बनते हैं, जबकि शुक्र जनन की प्रक्रिया में किसी प्रकार से पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। इसके बाद आ जाना है आपको समजात व समृद्धि अंगों में। यहां पे अंडाशय की संरचना का भी आपको नामांकित डायग्राम बना लेना है। हमने आपको अलग से भी डायग्राम की वीडियो प्रोवाइड कराई है, जिसको आपको यहां पे अलग से तैयार कर लेना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पुटिका बना देना है आपको। फिर इसके बाद आपको ग्राफियन पुटिका बना देना है। फिर इसमें से अंडाणु मुक्त होकर के अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर निकल आता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे समजात व समृद्धि अंगों में अंतर। तो पहला अंतर तो ये है कि समजात अंग जो होते हैं ये रचना एवं उत्पत्ति में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं, जबकि समृद्धि अंग जो होते हैं ये रचना एवं उत्पत्ति में क्या करते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं।
तो ये आपको पहला डिफरेंस याद रखना है कि समजात अंग रचना एवं उत्पत्ति में क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं, जबकि समवृत्ति अंग जो है ये रचना एवं उत्पत्ति में समानता नहीं दर्शाते हैं। अगला डिफरेंस है कि ये आंतरिक संरचना में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो आंतरिक संरचना होती है उसमें समजात अंग समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये आंतरिक संरचना में पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। समवृत्ति अंग आंतरिक संरचना में पूर्णतः भिन्न होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इन अंगों को धारण करने वाले जो जीव होते हैं वो विकासात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी जीव जो होते हैं समजात अंग धारण करते हैं वो विकास के रूप से जुड़े हुए हैं, जबकि इनको धारण करने वाले यानी कि समवृत्ति अंगों को धारण करने वाले जो जीव होते हैं ये जैव विकास की दृष्टि से भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो तीनों डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाना है आपको अगला क्वेश्चन कि एल्कोहल जो होता है या ड्रग्स होता है इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इनकी आपको एक सूची बनानी है। तो एल्कोहल या ड्रग से कई सारे या व्यसन या एडिक्शन से कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। पहला यह है कि अगर ज़्यादा मात्रा में इसको पिया जाए यानी कि एल्कोहल की ज़्यादा मात्रा अगर लेंगे तो इसको पीने से मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। दूसरा हानि ये है या दूसरा हानिकारक क्रिया ये है कि एल्कोहल या शराब पीने के बाद मनुष्य को सही गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और प्रायः जो अधिकांश अपराध होते हैं ये ड्रग्स पीने के बाद ही होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट हानिकारक क्रिया लिखना है कि एल्कोहल में ज़्यादा प्रयोग से हम आमाशय यानी कि स्टमक, हार्ट और इसके अलावा लीवर, किडनी और जो भी अन्य ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो मसल्स या पेशियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे ये सही अंग या सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो तीनों आपको इंपॉर्टेंट जो भी हानिकारक प्रभाव हैं किसी प्रकार से एल्कोहल या ड्रग्स से ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इनका आपको महत्व बताना है। तो देखिए कोई भी जीवित कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले एक विशेष प्रकार के शक्तिशाली विषाणुरोधी प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि विषाणु रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं और इंटरफेरॉन कहलाते हैं। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार के प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं जो कि वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एक एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं स्पेशली, और इनमें विषाणु विरोधी मतलब विषाणुओं को नष्ट करने वाले गुण मौजूद होते हैं और क्रियाशीलता भी इनके अंदर पाई जाती है ताकि ये विषाणुओं को नष्ट कर सकें। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन जो है विशिष्ट रूप से प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि ये विषाणुओं को नष्ट करने का भी काम करते हैं। और यदि हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की तो आप इसके इंपॉर्टेंस भी तैयार कर सकते हैं कि जो इंटरफेरॉन होते हैं ये कैंसर युक्त कोशिकाओं में गुणन को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई कैंसर युक्त कोशिका ये गुणन कर रही है तो उसको नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंस देख सकते हैं आप कि ये विषाणु रोगों के प्रति प्रभावी होते हैं। तीसरा इनका इंपॉर्टेंस है कि सामान्य रोग जैसे सर्दी जुकाम के उपचार में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेरॉन के इंपॉर्टेंस भी तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 3 आपको अंतर लिखना है। तो चलिए खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और खाद्य जाल यानी कि फूड वेब में हम अंतर देखते हैं। पहला अंतर तो ये है कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है, तो जीवों की श्रृंखला जो कि भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल की यदि हम बात करते हैं तो जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती है ये आपस में मिलकर के एक जाल का निर्माण करती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इसमें विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं यानी जो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे कि जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं तथा उत्पादक जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जबकि खाद्य जाल में हम बात करते हैं तो इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। मतलब इसमें सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ही प्रकार की श्रृंखला होगी यानी एक ही श्रृंखला होगी और उस श्रृंखला में विभिन्न प्रकार उस श्रृंखला में एक उत्पादक होगा, एक उपभोक्ता होगा और अपघटक होंगे। लेकिन कई सारे जब आपस में खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाएगी तो इसमें बहुत सारे उत्पादक भाग लेंगे और बहुत सारे उपभोक्ता भाग लेंगे, बहुत सारे अपघटनकर्ता भाग लेंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे कि इनमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो खाद्य श्रृंखला में हमेशा आपको याद रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का बहाव होता है, वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। जबकि हम बात करते हैं खाद्य जाल की तो इसमें आप देखेंगे कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो ऊर्जा का बहाव होता है, वो कई अलग अलग पथों से होकर के यानी कि कई अलग अलग मार्गों से होकर के गुजरता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो पारिस्थितिक पिरामिड की यदि हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो कोई खाद्य श्रृंखला होती है यानी जो फूड चेन होती है उसके विभिन्न पोषण स्तर होते हैं। उन पोषण स्तरों की संख्या, उन पोषण स्तरों के जीवभार तथा उनमें जो संचित ऊर्जा होती है उसका अगर कोई निरूपण करने वाला कोई
पिरामिड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। मतलब एक ऐसा पिरामिड जो किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित विभिन्न श्रेणी के उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों की जीव संख्या, जीव भार एवं एनर्जी को व्यक्त करता है, उसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड। किसका पिरामिड? पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी कि जीव संख्या का पिरामिड। बात करते हैं जीव संख्या के पिरामिड की, तो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है यह विभिन्न श्रेणी के ये उत्पादक से लेकर के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है यह एक ऐसा पिरामिड होता है जो किसी भी इकोसिस्टम में अंदर उपस्थित विभिन्न श्रेणी के जीवों की संख्या को दर्शाता है, तो उसे हम कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड। सेम उसी प्रकार जब आप आएंगे किसमें, जीव भार के पिरामिड में, तो जीव भार का पिरामिड क्या कहेगा आपसे कि एक ऐसा पिरामिड जो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उपस्थित विभिन्न श्रेणी के उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों के भार को प्रदर्शित करता है। तो जो पिरामिड जीवों की इकोसिस्टम में अंदर उपस्थित जीवों के भार को दर्शाता है वो जीव भार का पिरामिड कहलाता है। सेम वही कंडीशन है कि आप देखेंगे जब किसी भी एनर्जी के पिरामिड को, तो एक ऐसा पिरामिड जो किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न श्रेणी के उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों की जो एनर्जी को व्यक्त करता है, यानी एनर्जी को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी का पिरामिड। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया द्विनिषेचन क्या है, इसका आपको महत्व लिखना है। तो चलिए द्विनिषेचन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए द्विनिषेचन क्या होता है, किसी भी जो आवृत्तबीजीय पादप होते हैं उनमें एक विशिष्ट प्रकार का गुण होता है जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन इसे हम चूंकि क्यों कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विनिषेचन मतलब निषेचन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। सिंपल सी बात है कि जब आपने देखा होगा कि परागकण की प्रक्रिया में जो परागकण जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अब 2 नर युग्मक में से देखिए जो एक नर युग्मक होता है, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो पहला नर युग्मक होगा, कौन सा युग्मक, पहला नर युग्मक। तो जो पहला नर युग्मक है ये अंड कोशिका के साथ संयोजन करता है, यानी कि एक सेल किसे मिलता है और एक सेल से मिलता है, फिर किसका निर्माण करता है, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पहला नर युग्मक आप देखेंगे कि अंड कोशिका से मिल जाएगा जिसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सत्य निषेचन कहते हैं और इसमें जाइगोट बनता है। जबकि जो दूसरा नर युग्मक बचा, ये दूसरा नर युग्मक क्या करता है, ये जाएगा भ्रूण कोश के अंदर और जो द्वितीयक केंद्रक होता है यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उनके साथ क्रिया करता है और एक यहां पे त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती है अलग अलग निषेचन और त्रिसंलयन, ये दोनों विशिष्ट क्रियाएं किसी भी आवृत्तबीजीय पौधों के अंदर पाई जाती है और इन दोनों क्रियाओं को ही हम एक साथ क्या कहते हैं, मतलब ये जो आवृत्तबीजियों का विचित्र व्यवहार होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे हमने सेट ए के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। इसी प्रकार हम आपको 4 से 5 सेट कराएंगे तो पेपर से पहले आपको आपकी तैयारी बिल्कुल पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तैयारी करवा दी जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चैनल पे आप जुड़े रहिए और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।